नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। नीट का सवाल, सड़क पर बवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। तनुज दीक्षित हैं क्योंकि अब ये लड़ाई कोर्ट तक आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 20 बच्चे। तनुज दीक्षित हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। तनुज हमारे साथ बने हुए हैं। तनुज दीक्षित जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं आपका रुख करूंगा। तनुज जी, बड़े करीब से आप भी देख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो अमूमन बड़े मामले सब आपके पास आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। यही बात धर्मेंद्र प्रधान ने भी कही, जो शिक्षा मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब 20 बच्चे पहुंचे हैं, अब उनका रुख क्या होगा और इसमें क्या होना चाहिए कानूनी तौर पर? अगर हम जाने, क्या ये परीक्षा रद्द हो सकती है? एनटीए पर क्या कार्रवाई हो सकती है, या फिर जांच इसको एक विशेष कमेटी बनाकर कराई जा सकती है? क्या हो सकता है तनुज जी? सबसे पहले देखिए, 3 तरीके की पिटीशंस दायर की गई हैं। हम ये समझे पिटीशन दायर क्यों की है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई क्यों है, इसको हमें समझना होगा। आज दिन तक 720 मार्क्स नीट जैसी परीक्षा, जो कि बहुत टफेस्ट एग्जाम होती है एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए, और ऐसी एग्जाम में 720 मार्क्स लाने वाले बच्चों का आंकड़ा इतिहास में देश में पहली बार 67 स्टूडेंट्स ने 720 नंबर लेकर आए, जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग होती है। तो देखिए, जनरली ये स्कोर आज तक देश में 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे इस तरीके से लाते थे, लेकिन अगर 67 बच्चे अगर 720 नंबर लाते, खास करके एक ही सेंटर से 8 बच्चों ने ये स्कोर किया है हाईएस्ट, तो हमें समझना पड़ेगा याचिका लगाई इसीलिए गई है। और सबसे पहले देखिए, जो ग्रेस मार्क्स और जो मार्क्स है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के 4 दिन पहले जो निर्देश दिए वो इसी के ऊपर दिए हैं कि सबसे पहले इनको हटा करके और री एग्जामिनेशन 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स आवंटित थे, जिसमें 720 का स्कोरिंग था, वो हटा करके उनके री एग्जामिनेशन 23 जून को कराने के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी निर्देश कर चुका है। ये बात हम सभी जानते हैं। एनटीए जो होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एक पूरे इस टाइप की जितनी भी एग्जामिनेशन भारत सरकार के द्वारा संचालित, जिसमें काफी वरिष्ठ और अच्छे लोग होते हैं जो कि इस तरीके की एग्जामिनेशंस की पूरी टेस्ट कराने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करवाते हैं। अगर आज एनटीए जैसी एजेंसी पर अगर उंगली उठी है, या देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अगर कहीं कार्रवाई की बात करते हैं कि अगर कोई जिम्मेदार, तो निश्चित रूप से देखिए, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में और भी याचिकाएं हैं, और पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ इसकी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर भी फैसला आना बाकी है। तो निश्चित रूप से हमें कोर्ट की प्रक्रिया पर और इस पर भरोसा रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी आने वाले समय में हमें देखना होगा कि इसमें और भी क्या सबूत जो है याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे कि इसका परिणाम क्या होता है हम सभी देखेंगे उसको। विशाल जी, मेरा सवाल तो यही है कि भाई अब मुझे लगता है कोर्ट की छुट्टियां हो गई हैं। अब वो 8 या 14 जुलाई के बीच में इसकी एक जो तारीख है वो नियत की गई है। कितना मुश्किल है या कितना सही रहेगा री एग्जाम कराना? सुप्रीम कोर्ट का जब कभी भी इंटरफेरेंस होता है तो निश्चित रूप से न्याय की जो गुहार है उसको मान्यता मिलती है। ये गुहार कितनी जेन्युइन है उसके ऊपर निश्चित रूप से न्यायाधीश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करेगा। और मुझे लगता है कि जो भी इंटरिम रिबेट मिलना है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए 8 जुलाई 14 जुलाई जो मैंने आपको बताया थे कि जैसे कि 3 पिटिशंस लगी हैं, अभी एक पे ही फैसला हुआ, एक में ग्रेस मार्क्स हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे और री एग्जामिनेशन के ऑर्डर करे, बाकी 2 पे सुनवाई बाकी है। तो जो भी बेंच डिसाइड करेगी वही फैसला आने के बाद ही अपन उस पर चर्चा कर पाएंगे। विशाल जी, पहला। दूसरा देखिए, एक इस देश की ड्रॉबैक हम समझते हैं छोटा सा, पिछले 10 साल के अंदर इस देश का बजट जो है वो तकरीबन 170% से बढ़ा है बजट। लेकिन हम अगर वहीं शिक्षा बजट की बात करते हैं तो वो मात्र 60% से ग्रो करा है। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर वो बजट, पूरे बजट का मात्र 2.9%, अप्रोक्सीमेटली 3%, मात्र 3% बजट होता है शिक्षा का इतने बड़े देश के अंदर। इसी वजह से हम लोगों की जो आज दुनिया भर में रैंक है वो 144वें रैंक पे है हम शिक्षा के स्तर पर, जिसमें हम लोग बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश हमसे आगे हैं आज भारत से। देखिए, मैं तो मोदी 3.0 जो नई गवर्नेंस है, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा इस के न्यूज के माध्यम से कि भाई अब जो है शिक्षा पे भी जिस तरीके से, रोजगार पर, दूसरे विषयों पर जिस तरीके से सरकार पूर्ण केंद्रित है, उस तरीके से आने वाले भविष्य छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जो एजुकेशन अच्छी लेंगे
तो देश अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा स्थापित होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा, आज देश भर में 24 लाख स्टूडेंट्स तकरीबन डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय मात्र 1,08,000 सीटें हैं एमबीबीएस के अंदर। आप बताइए, रिक्वायरमेंट, पोटेंशियलिटी और इन सब की अगर हम चर्चा करें तो कितना मुश्किल है एक बच्चे को एक सीट एमबीबीएस की पाना, और अगर वो प्राइवेट कॉलेज में मिलती है तो आप समझ सकते हैं। और इस तरह की कोई भी धांधली में निश्चित रूप से जो एक कथन है उसमें जो आज हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा, नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के जो लोग काम कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है कि निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब सुनवाई होगी तो जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो पॉजिटिव होगी। मैं तनु जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था। उन्होंने बजट की बात की, मैं इस चीज़ को देखता हूँ। देखिए, जब तक मुझे लगता है जब तक सरकारी चीज़ें हैं तभी प्राइवेट चीज़ें हैं। तनु जी, शिक्षा माफिया का जिक्र बहुत होता है, कोचिंग माफियाओं का जिक्र भी इस बार हो गया है। भाई, कोचिंग माफिया हावी हो जाते हैं सारे उसमें। मैंने देखा है कहीं किसी एक वो अपने घर से पढ़ के पास हो गया हो तो उसकी फोटो में 4-5 कोचिंगों में स्वयं एक बार देख चुका हूं। लेकिन वो चीज क्या, कोचिंग माफियाओं को लेकर भी सख्ती होनी चाहिए मुझे लगता है। तनुज जी। विशाल जी, देखिए, निश्चित रूप से जो एक माफिया शब्द है वो सिर्फ एक एजुकेशन इंडस्ट्री में ही नहीं, सभी इंडस्ट्रियों में एग्जिस्ट करता है। जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर ही क्यों ना हो, जब काफी कहते हैं ना अच्छा उनके पास में स्टूडेंट्स का गैदरिंग और काफी अच्छा उनका नाम हो जाता है, तो निश्चित रूप से उनका इंटरफेरेंस सीधा जो है दिग्गज, इस फील्ड के दिग्गज लोगों के साथ होने लगता है। तो जब इस तरीके की गतिविधियां शुरू होती है तो देखिए, माफिया जो शब्द है वो लेना खराब नहीं होगा। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके इंटरफेरेंस से काफी चीजें कुछ सही भी जाती, कुछ गलत भी। मतलब देखिए, पावर को हैंडल करने का जो सिचुएशन आती है उनके हाथ में, वो उसको हैंडल करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कई बार हमारे ज्ञान के अभाव में, कई बार एक नजरअंदाज करने की वजह से कई सारी चीजें जो है ये माफिया लोग फायदा ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो लोग हैं, इस तरह की जो संगठन है, इस तरह की जो कोचिंग है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पर सरकार को एक लिस्ट बना करके सख्त रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और कार्रवाई इस तरीके से हो कि इस तरह की इंस्टीट्यूट्स की रीढ़ की हड्डी ही जो है बिल्कुल इफेक्टेड हो, ताकि वो दोबारा इस तरीके का साम्राज्य या माफिया ना बन पाए एजुकेशन इंडस्ट्री में, खास करके। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। शिक्षा जो है वो देश का मानना भविष्य निर्धारित करती है। शिक्षा अच्छी मिलेगी, सच्ची मिलेगी, तो बच्चे भविष्य में अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश कर पाएंगे और देश और आगे प्रगति करेगा। अभी आपने बीच में अगर एक फैसला सुना हो केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव के दरमियान, कि अब जो कोचिंग सेंटर में एडमिशन की एज है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की शुरुआत हो चुकी है। आप भी शायद इसके लिए जानकारी रखते होंगे। जी। तो जैसे कि अभी जल्द ही एडमिशन के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एज लिमिट क्राइटेरिया डिसाइड कर दी है। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों पे सरकार को ध्यान देना होगा, और कड़े नियम और कड़े कायदे मिनिस्ट्री को, नए मंत्री को और शिक्षा जगत में बनाने पड़ेंगे, जिस वजह से आने वाले समय में शिक्षा के स्तर में और इस तरह की जो एजेंसियां हैं, जो इस तरह की कृत्य अगर हम लोग देख रहे हैं या होते हैं, तो उस पर निश्चित रूप से अच्छी कार्रवाई करके और देश में, समाज में एक अच्छा, छात्रों में, खास करके छात्रों में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए, और सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तनुज जी से बात अब मैं रुक करूं।